जय हिंद। आज हम बात करते हैं आईसीएसई क्लास 10th का इकोनॉमिक एप्लीकेशन का थर्ड चैप्टर, जो कि है हमारा थ्योरी ऑफ सप्लाई। इससे पहले हम पार्ट 1 में आपको बता दिए थे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लाई और कौन कौन से फैक्टर है जो सप्लाई को इफेक्ट करते हैं, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई। आज हम बात करते हैं कि सप्लाई फंक्शन क्या होता है। सप्लाई फंक्शन क्या होता है? देखिए, सप्लाई फंक्शन कुछ नहीं है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो क्या दिखाता है? एक रिलेशनशिप दिखाता है। क्या दिखाता है? एक रिलेशनशिप दिखाता है। किसके बीच में? सप्लाई के बीच में और डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई। ठीक है। सप्लाई फंक्शन क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जो एक रिलेशनशिप बताता है सप्लाई और डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई के बीच में। जैसे आपकी बुक में ऐसे दिया होगा एस एक्स। अब इसके मतलब क्या हुआ? देखिए, एस मीन्स क्या हुआ? सप्लाई। तो यहाँ पर हो गया कि सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स, यानी कोई कमोडिटी है उसका नाम क्या है? एक्स है। एक्स कोई भी चीज़ हो सकता है, मार्कर हो सकता है, पेन हो सकता है, वेजिटेबल हो सकता है, एनी कमोडिटी विच नेम इज एक्स। ठीक है। तो एस एक्स इक्वल टू एफ। एफ हो गया फंक्शन। एफ क्या हो गया? फंक्शन। और फिर ब्रैकेट में से लिख देगा पी एक्स, यानी प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी या प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स या फैक्टर अफेक्टिंग द सप्लाई या गोल ऑफ द प्रोड्यूसर्स, ऐसे लिख देता है। तो इसी को तो बोलते हैं सप्लाई फंक्शन। यानी ये क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिखाता है, ठीक है, और एक रिलेशनशिप बताता है सप्लाई और डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई के बीच में। हालांकि ये एग्जाम में नहीं पूछता है। देखिए, अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो होता है सप्लाई शेड्यूल। देखिए, सप्लाई शेड्यूल क्या होता है? एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है प्राइस का और क्वांटिटी सप्लाइड का। अगर यही हमारा सप्लाई कर हो जाता तो वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाता प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई का। प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड, इन दोनों का जो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है उसको बोलते हैं सप्लाई शेड्यूल। और यही अगर हमारा प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाता तो उसको बोलते हैं सप्लाई कर्व। ठीक है। तो सप्लाई शेड्यूल अब दो होता है। पहला होता है इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और सेकंड होता है हमारा मार्केट सप्लाई शेड्यूल। ठीक है। पहला होता है इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और सेकंड होता है मार्केट सप्लाई शेड्यूल। तो इंडिविजुअल का मतलब ही होता है अकेला, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन को बोल रहे हैं, यानी कोई एक पर्टिकुलर सेलर है, वो अपना जो कमोडिटी है उसको सेल करना चाहता है, ठीक है, एट अ गिवन प्राइस। तो उसी को बोलते हैं इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे ये प्राइस हो गया और ये क्वांटिटी सप्लाइड की बात करें हम, तो प्राइस हो गया हमारा 2 रुपया, 4 रुपया, 6 रुपया, यानी हमारा प्राइस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो हमारा जो क्वांटिटी सप्लाइड है, हमारा जो प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। 2 से 4 हुआ, 4 से 6 हुआ, तो हमारा क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये हो गया 5, 5 से 10, 10 से 15। ठीक है। तो ये कोई एक पार्टिकुलर एक आदमी का है, ठीक है, इंडिविजुअल कोई एक अकेला सेलर है, उसका ये ग्राफ है। प्राइस 2, 4, 6, क्वांटिटी सप्लाइड 5, 10, 15, यानी ये बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ रहा है। यही तो है लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा। तो ये रहा हमारा इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। अब हम बात करते हैं कि मार्केट सप्लाई शेड्यूल। मार्केट सप्लाई शेड्यूल में अब एक सेलर का बात नहीं होगा, ठीक है, सारे मार्केट के जितने भी सेलर हैं उन सब का बात होगा। ठीक है। तो अगर इसी में इसको हम मान ले कोई ए सेलर है, फिर हम मान बी का अगर हम बात करें तो बी भी 6, 12, 18 कर रहा है, कोई सी है वो भी कर रहा है। ठीक है। प्राइस हमारा बढ़ रहा है 2 से 4, 4 से 6, तो कोई सेलर ए है तो वो भी अपना बढ़ा रहा है 5 से 10, 10 से 15। कोई बी है तो वो बढ़ा रहा है 6 से 12, 12 से 18। कोई सी सेलर है वो भी बढ़ा रहा है 7 से 14, 14 से 21। ठीक है। तो अब इसका अगर हम बात करते हैं कि मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या होगा, तो तीनों को हम जोड़ देंगे। अगर हम मार्केट सप्लाई शेड्यूल की बात करें तो सेलर ए प्लस सेलर बी प्लस सेलर तीनों को हम ऐड कर देंगे, 5, 6, 7।
5 6 7 इक्वल टू 18। उसी तरह 10 12 14, 10 12 14 तो 36 हो जाएगा। उसी तरह 15 18 21 हो जाएगा 54। ठीक है, तो देखिए अगर इंडिविजुअल की बात करें तो हम एक सेलर की बात करेंगे, अगर मार्केट सप्लाई शेड्यूल की बात करें तो हम बहुत सारे सेलर की बात करेंगे। ठीक है, इंडिविजुअल मीन्स अकेला सिर्फ ए, यहाँ तक ए सेलर रहेगा। वहीं अगर मार्केट की बात करेगा तो बी सी बहुत सारे सेलर इसमें ऐड हो जाएंगे, ए बी और कहाँ तक जाएगा, एन नंबर तक जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा मार्केट सप्लाई शेड्यूल। और इंडिविजुअल बोलेगा तो सिर्फ एक सेलर की बात करें। अब बात करते हैं सप्लाई कर्व। देखिए जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड को, उसी को बोलते हैं सप्लाई कर्व। और जो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है उसको बोलते हैं सप्लाई शेड्यूल। तो अब सप्लाई कर्व भी दो प्रकार का होता है, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व और मार्केट सप्लाई कर्व। ठीक है, तो ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसी को बोलते हैं सप्लाई कर्व। देखिए एग्जांपल से हम बात करें तो पहले आपको उसी तरह बॉक्स बनाना पड़ेगा। प्राइस हो गया 2 4 6 और क्वांटिटी डिमांड हो गया 4 8 12। ठीक है, अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो ये हो गया 2 4 6, क्वांटिटी डिमांड हमारा हो गया 4 8 12। तो जब प्राइस 2 था तो क्वांटिटी डिमांड हमारा 4, जब प्राइस 4 हुआ तो क्वांटिटी डिमांड हमारा 8 हुआ, और जब प्राइस हमारा 6 हुआ तो क्वांटिटी डिमांड हमारा 12 हो गया। तो देखिए यही तो पॉइंट है, वो हम इसी को मैच कर देंगे। तो ये हमारा हो गया इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। अगर हम इसी को मार्केट सप्लाई कर्व बात करें तो अब सिर्फ ये तो एक पर्टिकुलर पर्सन सेलर का बात हुआ। अगर हम इंडिविजुअल का बात ना करें, मार्केट की बात करें तो उसमें बहुत सारे जो सेलर है वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर दे रहे हैं प्राइस, ये क्वांटिटी, ये सेलर कोई ए था। ठीक है, प्राइस हुआ 2 4 6 और सेलर जो ए है, सपोज कीजिए अब यहीं से उठा लीजिए, क्वांटिटी सप्लाइड की हम बात करें, सेलर ए कितना है 4 8 12। तो ये हम क्या बताए थे, ये हम बताए थे इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। अब अगर इसी में और सारे सेलर ऐड हो जाएंगे, बी ऐड हो जाएगा, सी ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा मार्केट सप्लाई कर्व। अब ये 5 10 15, ये 6 12 18, ये प्राइस है हमारा। देखिए प्राइस हमारा बढ़ है 2 से 4 4 से 6, तो जो सेलर ए है वो भी अपना क्वांटिटी जो सप्लाइड है उसको बढ़ा रहा है 4 से 8 8 से 12। जो सेलर बी है वो क्वांटिटी बढ़ा रहा है 5 से 10 10 से 15। जो सेलर सी है वो भी क्वांटिटी डिमांड बढ़ा रहा है आपका 6 से 12 12 से 18। अब कैसे निकलेगा, बोले थे हम कि तीनों को ऐड कर देना है, ए बी और सी को जब हम ऐड कर देंगे तो वो हमारा बन जाएगा मार्केट सप्लाई कर्व। तो 4 5 6 15 8 20 10 30 और 12 15 18 हो जाएगा हमारा 45। ठीक है, अब इसको हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। देखिए प्राइस हमारा है 2 4 6, तो क्वांटिटी डिमांड हमारा कैसे हो रहा है 10 20 30 40 50। तो जब हमारा प्राइस 2 है तो हमारा क्या है 15 है मार्केट सप्लाई कर्व। तो 2 पर 15 यहाँ पर आएगा, 4 पर 30 और 6 पर 45 भी हमारा यहाँ पर आएगा। अब इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा मार्केट सप्लाई कर्व। क्या बन जाएगा, मार्केट सप्लाई कर्व। ये पॉइंट और ये पॉइंट। यानी देखिए अगर हम एक सेलर की बात करें तो वो हमारा इंडिविजुअल हो जाएगा। अगर हम एक सेलर के बाद बी सी डी एन तक जाएंगे तो अगर उनका हम बात करेंगे तो हमारा मार्केट बन जाएगा। सिंपल बात समझिए कि एक की बात हो इंडिविजुअल, एक से अधिक की बात हो मार्केट, बस। अब हम बात करते हैं कि शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, कैसे हमारा सप्लाई इंक्रीज होगा तो कैसे हमारे ग्राफ में शिफ्टिंग होगा। देखिए अगर हमारा सप्लाई इंक्रीज करता है तो हमारा जो शिफ्ट होगा वो डाउनवर्ड होगा और राइटवर्ड होगा।
दो होगा। अगर हमारा जो सप्लाई है वो इंक्रीज करता है तो हमारा जो शिफ्टिंग होगा वो दो तरीके से होता है, डाउनवर्ड और राइटवर्ड। अगर यही हमारा सप्लाई डिक्रीज होगा तो हमारा जो शिफ्ट होगा वो अपवर्ड होगा और लेफ्टवर्ड होगा। तो देखते हैं पहले इंक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, तो देखिए अगर सपोज कीजिए कि कोई कमोडिटी है उसका प्राइस P है, यानी ये मार्कर है, इसका दाम 5 रुपया है, तो हमारा जो क्वांटिटी है जो सप्लाई हो रहा है वो Q हो रहा है। ठीक है, इस मार्कर का दाम 5 रुपया है तो इसका सप्लाई Q हो रहा है। इस मार्कर का दाम Q1 हो गया, यानी सप्लाई बढ़ गया, पैसा यही रहा, पैसा P रहा, लेकिन इसका क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ गया। ठीक है, क्या हो गया, क्वांटिटी डिमांड, इसका क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ गया। प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस 5 रुपया ही रहा, तो 5 रुपया में Q जा रहा था, क्वांटिटी हमारा प्राइस हमारा P ही रहा, तो हमारा जो Q है यानी क्वांटिटी सप्लाई वो बढ़कर Q1 हो गया। तो देखिए, तो पहले हमारा ये था, अब हमारा क्या हो गया, ये हो गया। पहले हमारा ये था, अब बढ़कर हमारा यू हो गया। प्राइस हमारा क्या रहा, कांस्टेंट रहा। 5 रुपया के मार्कर में पहले सपोज कीजिए कि 5 रुपया में 2 मार्कर मिलता था, अब 5 रुपया में 4 मार्कर मिल रहा है। ठीक है, यानी देखिए ये जो वैल्यू है सप्लाई का ये बढ़ रहा है, लेकिन पैसा बढ़ रहा है, ये तो P का P ही रहा, Q से Q1 हुआ। यानी जो शिफ्ट की बात करें, राइटवर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखिए कैसे, ये हमारा Q है, Q से क्या हुआ Q1, तो ये हमारे यहाँ पर शिफ्ट हुआ, ये हमारा क्या हुआ, यहाँ पर शिफ्ट हुआ, ये पहले S1, ये हमारा S1, ये हमारा S2, ये हमारा S3। ठीक है, तो ये हमारा राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, प्राइस हमारा कांस्टेंट रहा। अब सेकंड केस लेते हैं, प्राइस हमारा चेंज हो रहा है P से P1, तो हमारा क्वांटिटी क्या हो रहा है, सेम रह रहा है। जैसे देखिए, जब हमारा कोई कमोडिटी है, ठीक है, कोई कमोडिटी है, ये मार्कर ही है, मार्कर का दाम 5 रुपया था, तो क्वांटिटी हमारा, जब मार्कर का दाम 5 था तो 2 सप्लाई कर रहे थे हम। ठीक है, जब मार्कर का दाम 5 रुपया था तो हम 2 मार्कर बेच रहे थे, लेकिन अब इसका जो पैसा है वो घट गया, 2 रुपया हो गया, फिर भी हमारा मार्कर 2 ही बिक रहा है। यानी कि हमारा जो प्राइस है वो हमारा डिक्रीज हो रहा है, लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड हमारा कांस्टेंट बना हुआ है Q। देखिए क्वांटिटी, ये क्या है, क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी हमारा कांस्टेंट है, प्राइस हमारा ये चेंजिंग हो रहा है, ये हमारा प्राइस है। ठीक है, तो हमारा ये प्राइस हमारा जो है P से हो गया P1, लेकिन हमारा जो क्वांटिटी है वो तो सेम ही रहा, क्यों ही रहा। तो ये देखिए डाउनवर्ड शिफ्टिंग हुआ कि नहीं हुआ, पहले हमारा ये था, अब ये हमारा ये हो गया, यानी डाउनवर्ड शिफ्टिंग हुआ। प्राइस हमारा चेंजिंग हो रहा है, क्वांटिटी यहाँ पर कांस्टेंट है, यहाँ पर क्या था, प्राइस कांस्टेंट था, यहाँ पर क्वांटिटी कांस्टेंट है। तो यहाँ पर प्राइस जब कांस्टेंट था तो ये राइटवर्ड की तरफ शिफ्ट हो रहा था, लेकिन जब हमारा क्वांटिटी से कांस्टेंट हुआ तो हमारा जो प्राइस और P1 के बीच है ये हमारा डाउनवर्ड शिफ्टिंग हुआ। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं इंक्रीज इन सप्लाई। जब इंक्रीज इन सप्लाई होगा तो डाउनवर्ड और राइटवर्ड की तरफ शिफ्ट होगा। सेकेंड है हमारा डिक्रीज इन सप्लाई। देखिए जब भी डिक्रीज होगा तो हमारा जो शिफ्टिंग होगा या तो वो अपवर्ड होगा या तो वो लेफ्ट साइड में होगा। देखिए पहले कैसे, कोई सपोज कीजिए कि प्राइस P है, ये मार्कर है, इस मार्कर का दाम है 5 रुपया, ये मार्कर है, इस मार्कर का दाम है 5 रुपया, तो Q लोग खरीद रहे थे। ठीक है, जब मार्कर का दाम 5 रुपया था तो सपोज कीजिए Q मतलब 2 लोग खरीद रहे थे। ठीक है, जब मार्कर का दाम 5 रुपया था, ये प्राइस ले लेते हैं 5 रुपया, ये मार्कर उदाहरण ले रहे हैं, जब हमारा प्राइस P था यानी 5 रुपया था तो 2 लोग खरीद रहे थे, 5 ही रुपया हमारा रहा, लेकिन अब हमारा 2 नहीं 1 लोग खरीद रहे हैं। समझ में आ रहा है, P हमारा कांस्टेंट है, क्वांटिटी सप्लाई हमारा घट गया, प्राइस हमारा सेम है। जब हमारा मार्कर का दाम 5 रुपया था तो लोग 2 खरीद रहे थे, 2 हम मार्कर सप्लाई कर रहे थे, लेकिन प्राइस हमारा सेम रहा, लेकिन हमारा सप्लाई घट गया। तो ये कहाँ शिफ्ट हो गया, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ। पहले हमारा ये था S और S1, लेकिन फिर हमारा S2 और S3, तो ये क्या हुआ, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया, यानी प्राइस हमारा कांस्टेंट रहा, हमारा सप्लाई क्या हुआ, घट गया, यानी हमारा जो शिफ्टिंग हो गया, जो हमारा शिफ्टिंग होगा वो लेफ्ट साइड में हो गया। इसी को तो बोलते हैं डिक्रीज इन सप्लाई। तो डिक्रीज इन सप्लाई में 2 ही होगा, अपवर्ड होगा या लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग होगा। तो हमने पहले देख लिया कि लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग। अब दूसरा केस बनता है कि हमारा प्राइस P रहा तो क्वांटिटी हमारा Q हो रहा है।
ठीक है, कोई चीज़ का दाम 5 रुपया है तो उसको 2 लोग खरीद रहे हैं, लेकिन उसका दाम बढ़ गया, 5 से उसका दाम 10 रुपया हो गया, फिर भी 2 ही लोग खरीद रहे हैं। ठीक है, यानी कांस्टेंट हमारा क्या रहा, क्वांटिटी सप्लाई रहा। इस मार्कर का दाम 5 रुपया है तो 2 लोग खरीद रहे हैं, इसका दाम 10 रुपया हो गया, फिर भी 2 लोग खरीद रहा है। ठीक है, तो घट नहीं रहा है सप्लाई क्वांटिटी, यानी क्यू हमारा क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ, प्राइस में हमारा चेंजिंग हो रहा है, पी से P1 हुआ। तो ये देखिए यही हुआ, यानी ये अपवर्ड शिफ्टिंग हुआ, प्राइस हमारा क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है, प्राइस हमारा बढ़ रहा है लेकिन क्वांटिटी सप्लाई हमारा कांस्टेंट बना रहा है। तो ये हमारा कैसा हो रहा है, अपवर्ड शिफ्टिंग हो रहा है। देखिए तो पहले हमारा ये क्या था, सप्लाई S तो S1, तो ये दूसरा हमारा S2 तो S3 हो गया, तो ये क्या हो गया, अपवर्ड शिफ्टिंग हो गया। ठीक है, तो ये रहा डिक्रीज इन सप्लाई। अब बात करते हैं एक्सेप्शनल टू द लॉ ऑफ सप्लाई। पहला है रेयर आर्टिकल्स, बहुत सारे रेयर आर्टिकल्स है, जैसे एंशिएंट कॉइन हो गया, एंशिएंट कॉइन हो गया, जैसे हमारा मोनालिसा का तस्वीर हो गया, मोनालिसा। ठीक है, इनका प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो प्राइस ज़्यादा होगा तो हमने लॉ ऑफ डिमांड में क्या, लॉ ऑफ सप्लाई में क्या पढ़ा था कि अगर कोई चीज़ है उसका प्राइस बढ़ेगा तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, और जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो हम सप्लाई को बढ़ा देंगे। लेकिन ये रूल यहाँ पर फॉलो नहीं होता है। सपोज कि मोनालिसा का जो तस्वीर है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो क्या उसका सप्लाई हम बढ़ा देंगे, नहीं बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा फॉलो नहीं होता है। उसी तरह एंशिएंट कॉइन है, बहुत सारे पुराने ज़माने का सिक्का है, तो उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है लेकिन हम उसका सप्लाई नहीं बढ़ा सकते। उसी तरह हमारा सेकंड है पेरिसेबल गुड्स। पेरिसेबल गुड्स में हमारे आते हैं फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, यानी वो चीज़ जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, तो उनका जो, जैसे अनार है, अनार बहुत अभी महंगा है, 200 रुपया किलो, 180 है। ठीक है, तो अगर हम इसका प्राइस क्या है, ज़्यादा है, प्राइस ज़्यादा है, तो क्या हम इसका सप्लाई बढ़ा देंगे, नहीं बढ़ा पाएंगे। क्यों, क्योंकि जल्दी ख़राब हो जाता है, हम इसको, इस पर हम प्रॉफिट नहीं ज़्यादा ले पाएंगे। क्यों, क्योंकि अब सपोज कीजिए कि 3 दिन हम अनार खरीद कर रखे हैं और मेरा सेल ही नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमारा प्राइस बहुत ज़्यादा है, 180 रुपया किलो, तो हम क्या करेंगे, 180 से हम इसको ला देंगे 150 रुपया, तो 150 रुपया लाएंगे तो हमारा सेल हो जाएगा, तो हमको प्रॉफिट कम होगा, तो प्रॉफिट कम होगा तो सप्लाई हमारा बढ़ेगा। ठीक है, तो ये भी हमारा एक्सेप्शनल है। यानी देखिए लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्रॉफिट बढ़ेगा तब सप्लाई बढ़ेगा। यहाँ पर हमारा प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, हम खरीदे हैं 180 रुपये किलो बेच रहे थे, तो हमारा कोई ग्राहक नहीं आ रहा था 3 दिन से, हम इसको कम करके 150 कर दिए, तो फिर हमारा सप्लाई बढ़ने लगा। ठीक है, तो हमको प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हुआ, सप्लाई बढ़ा दिए। उसी तरह है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, ये भी एक्सेप्शनल है, लॉ ऑफ सप्लाई को फॉलो नहीं करता है। देखिए जब हम बीज डालते हैं तो हर साल ऐसा नहीं होता है कि किसान का जो बीज है वो ख़राब नहीं होता है। कभी भूकंप आ जाएगा, कभी बाढ़ आ जाएगा, कभी ओला पड़ जाएगा, कभी आंधी आ जाएगा, कभी बवंडर आ जाएगा। मतलब अगर हमारा किसान का जो बीज है, फसल है, वो बर्बाद होगा तो उस पर जो प्रॉफिट होगा किसान को वो कम होगा। ठीक है, अगर हमारा किसान का फसल खराब होता है तो प्रॉफिट उसका कम होगा, और जब प्रॉफिट कम होगा तो सप्लाई भी ये क्या करेगा, कम करेगा। तो ये रहा कुछ एक्सेप्शनल। ठीक है, तो ये आपका थ्योरी ऑफ सप्लाई चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यानी चैप्टर 4। तब तक के लिए जय हिंद।